नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्ट अकेडमी में। इस वीडियो में हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जनरल स्टडीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैराथन टेस्ट सीरीज़ का। और इसमें हम यूपीएससी स्टेट पीसीएस में जो प्रीवियस जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, उनको हम डिस्कस करते हैं। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो है देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो हम जो है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उनकी एक बैकग्राउंड स्टडी मैं आपको जो है एक प्रोवाइड कराता हूँ। इसका लाभ जो है आपको आगामी किसी भी एग्जामिनेशन में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में यहाँ से देखेंगे सीरीज से। क्वेश्चन नंबर 21 अब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सिख स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो कुछ एक महत्वपूर्ण आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में डाले हुए हैं। तो सिख शैली की वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसमें आपने करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है इसमें बतानी है। तो द यूज ऑफ मल्टीपल छतरीज और क्योस्क ऑन द टॉप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो निर्माण में शीर्ष पर कई छतरियों या क्योस्क का उपयोग करना, तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। इस तरह के ये करते हैं। द बिल्डिंग्स हैड फ्लूटेड डोम्स विच वर जनरली कवर्ड बाई ब्रास एंड कॉपर गिल्स फॉर डेकोरेशन स्पॉट। तो इमारतों में बांसुरीदार गुंबद थे जो आमतौर पर सजावट और समर्थन के लिए पीतल और तांबे के गिल्ड से ढके होते थे। तो दोनों जो ये जो स्टेटमेंट्स है इसमें ये ठीक हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो डोम्स होते हैं, जो टॉप पे जो डोम बनता है उसको हम बोलते हैं। तो देखिए सिख स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है डेवलप्ड होता है इन द रीजन ऑफ मॉडर्न डे पंजाब, और ये हैविली इन्फ्लुएंस्ड था बाय द मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो कुछ एक जो फीचर्स हैं सिख स्कूल के उसमें है यूज ऑफ मल्टीपल छतरीज और क्योस्क ऑन द टॉप ऑफ कंस्ट्रक्शन, यूज ऑफ सेलो कॉनिक्स, और बिल्डिंग्स में आपको फ्लूटेड डोम्स देखने को मिलेंगे जो कि जनरली कवर्ड होते थे बाई ब्रास एंड कॉपर गिल्स से फॉर डेकोरेशन स्पॉट। और आर्क्स जो थी वो डेकोरेट की जाती थी बाय यूज ऑफ न्यूमरस फॉइलिएशंस। एग्जाम्पल अगर आप दें तो श्री हरविंदर साहिब जो गोल्डन टेम्पल है, इसको जो इनिशिएट किया गया था 1585 में, और इसको जो है कंप्लीट किया गया था अर्जुन देव के द्वारा 1604 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनगनहली। जो कनगनहली ये जो एक एंशियंट एक प्राचीन एक बुद्धिस्ट साइट है लोकेटेड इन बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कनगनहली प्राचीन जो बौद्ध स्थल है निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन इज केरला, बी इज आंध्र प्रदेश, सी इज तमिलनाडु एंड डी इज कर्नाटका। तो देखिए राइट आंसर हो जाए इसका डी। तो कनगनहली ये जो एक प्राचीन बौद्ध स्थल है ये आपके कर्नाटका में स्थित है। तो देखिए अर्ली जो बुद्धिस्ट जो आर्ट है इंडिया में एक्सपेंड हुआ था एक्सपोनेंशियली इन 1994, और आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा जो है अनर्थ किए गए हैं स्पेक्ट्रल एंशिएंट स्टूपा आउटसाइड दी हेमलेट ऑफ कनगनगली इन मॉडर्न कर्नाटका स्टेट इन इंडिया इन साउथ वेस्ट। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है द फेमस ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल। तो प्रसिद्ध राजा नंद कुमार का मुकदमा निम्न में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित था। तो देखिए आपके ऑप्शन है, इज रॉबर्ट क्लाइव, बी इज लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी इज वॉर्न हेस्टिंग्स, और डी इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो देखिए राजा नंद कुमार का ये जो ट्रायल है ये वॉर्न हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ था। तो राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। जो ट्रायल था राजा नंद कुमार का ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से आर्बिट्रेरी, किस तरह मनमाने ढंग से और गलत तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है जस्टिस का चलता था हमारे ब्रिटिश इंडिया में, अंग्रेजों के अंडर जो बाहर था। तो ये जो ट्रायल है इसको पॉपुलरली जो नोन किया माना जाता है जुडिशियल मर्डर ऑफ राजा नंद कुमार। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है, बिकॉज जो ट्रायल है ये बाद में मेजर ग्राउंड बन गया था इम्पीचमेंट ऑफ गवर्नर जनरल वॉर्न हेस्टिंग्स और चीफ जस्टिस इल्जा इमे का, सुप्रीम कोर्ट के थे ये कलकत्ता के। हाउस ऑफ कॉमन जो था ब्रिटिश पार्लियामेंट का हाउस ऑफ कॉमन, इनके द्वारा इनको इम्पीच कर दिया गया था बाद में जब ये इंग्लैंड वापस गए थे। तो ये जो ट्रायल है देखिए 7 जून 1775 को शुरू हुआ और 8 दिनों तक लगातार ये चलता रहा। कोई भी इसमें एडजस्टमेंट नहीं इन्होंने की, किसी भी दिन का डिले इसमें नहीं किया। और बाद में जो है इसमें फोर्जरीज एक्ट जो कि पास किया गया था 1728 में, उसके तहत जो है राजा नंद कुमार को जो है 5 अगस्त 1775 को सुबह के 8 बजे जो है फांसी पे चढ़ा दिया गया एट दी कुली मार्केट नियर फोर्ट विलियम। तो ऐसा माना जाता है कि वॉर्न हेस्टिंग्स के साथ इनके जो थी मतलब किसी बात को लेके जो है आनाकानी हो गई थी। तो जिस बात को लेके वॉर्न हेस्टिंग्स ने जो है इस तरह का ये कार्य जो है अपने दौरान जो ये किया था। तो ध्यान रखना हमने ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार जो है वॉर्न हेस्टिंग्स के टाइम में था। और वॉर्न हेस्टिंग्स जो है 1773 से 1785 तक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है भारत में रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ताना भगत मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द ट्राइब। जो ताना भगत जो आंदोलन है
ये किस जनजाति से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए असुर, बी कोया, सी वन इज ओरियन, डी वन इज टोडा। तो आपने ध्यान रखना है जो ताना भगत जो मूवमेंट है ये मुंडा और ओरियन ट्राइब से जो रिलेटेड है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो आप ध्यान रखना ताना भगत ये जो मूवमेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये अमंग दी मुंडाज एंड ओरियन ट्राइब्स जो थी इनसे रिलेटेड है ये, और इसको जो है लीड किया गया था बाई जात्रा भगत एंड बलराम भगत। इनके द्वारा जो है गॉड्स बेनिवोलेंट डेलीगेट जो है इसको प्रीच किया गया, और ये हु राइट टू फ्री द ट्राइबल्स अगेंस्ट इंटरफेरेंस ऑफ आउटसाइडर से रिलेटेड, आउटसाइडर के अगेंस्ट ये जो है ट्राइबल मूवमेंट से चलाया गया था, और इसने जो है संस्कृताइजेशन मूवमेंट्स की जो है शुरुआत की थी। तो आपके लिए मेन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ताना भगत मूवमेंट किस टाइम से रिलेटेड, तो मुंडाज और ओरियन से रिलेटेड है, और इसके मेन जो लीडर थे ये जात्रा भगत और बलराम भगत है। और ये क्वेश्चन जो है आपके यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कुछ स्टेटमेंट्स दी गई रिगार्डिंग द इंडियन रेलवेज, और आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है फर्स्ट रेलवे लाइन वाज फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। तो जो पहली जो रेलवे लाइन थी भारत में ये बॉम्बे से थाने तक थी। और दूसरा है कि फर्स्ट पैसेंजर जो रेलवे लाइन है वाज फ्रॉम दी रेड हिल रेल रोड लाइन टू मद्रास। तो दूसरी पहली जो यात्री रेलवे लाइन रेल लाइन है ये जो है आपकी रेड हिल रेल रोड लाइन से मद्रास तक थी। तो देखिए दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो आपकी गलत है, तो राइट आंसर इसमें जो है हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। आपने ध्यान रखना कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है इंटरचेंज कर दी गई हैं। तो जो पहली जो रेलवे लाइन है, पहली जो रेलवे लाइन है भारत की, ये आपकी रेड हिल रेल रोड लाइन से मद्रास तक थी। तो आप ध्यान रखना फर्स्ट जो रेलवे लाइन थी ये रेड हिल रेल रोड लाइन थी मद्रास में, और ये ओपन हुई थी 1837 में, और इसका यूज़ जो है ग्रेनाइट स्टोन को जो है कैरीज करने के लिए किया जाता था। जबकि पहली जो यात्रियों की जो रेलवे लाइन है ये रन करती थी बॉम्बे से थाने में 1853 में। तो ये आपने जरूर ध्यान में रखना। पहली रेलवे लाइन सिंपल अगर बात करें रेड हिल रेल रोड लाइन थी मद्रास में, 1837 में इसको ओपन किया गया था। और पहली जो पैसेंजर जो रेलवे लाइन है ये रन करती थी बॉम्बे से थाने में तक 1853 में। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और ये क्वेश्चन आ सकता है आगे किसी भी एग्जामिनेशन में, बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो इसमें आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग चार्टर एक्ट वर सैंक्शनड 1 लाख रुपीज टू प्रमोटिंग वेस्टर्न साइंसेज इन इंडिया। तो निम्न में से किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में पश्चिमी विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे? तो आपके ऑप्शन है ए चार्टर एक्ट ऑफ 1803, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 या चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के द्वारा जो है वेस्टर्न साइंसेज को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपए जो है सैंक्शन किए गए थे। और चार्टर एक्ट 1830 ने ही आपकी जो ट्रेड मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स की इंडिया में उसको खत्म कर दिया था। लेकिन जो ट्रेड मोनोपोली स्टील इन टी और ट्रेड विद चाइना और ओपियम वो स्टील ये बरकरार रखी थी। और ट्रेड मोनोपोली जो थी ब्रिटिशर्स की टू ट्रेड विद चाइना ये खत्म हुई थी आपकी 1833 में। तो दोनों ही चार्टर एक्ट 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट जो महत्वपूर्ण है, आपने ध्यान रखना। चार्टर एक्ट 1813 से रिलेटेड आरपी आप जो है ट्रिक याद रख सकते हैं। इसमें देखिए फॉर द रिवाइवल प्रमोशन एंड इनकरेजमेंट ऑफ लिटरेचर लर्निंग और साइंस अमंग द नेटिव इंडियंस, इसके लिए 1 लाख रुपए रखे गए थे। और जो ट्रेड मोनोपोली थी टू ट्रेड इन इंडिया ये एंडेड कर गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी कि जो अदर जो कंपनीज हैं ब्रिटेन में वो भी अब भारत में जो ट्रेड कर सकती थी। लेकिन जो ट्रेड मोनोपोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टू ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी वो रिटेन रखी गई थी। बाद में 1833 के एक्ट ने जो ट्रेड मोनोपोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सिर्फ यही कंपनी जो ट्रेड करेगी चाइना के साथ, इसको भी खत्म कर दिया। और बाद में 1833 के चार्टर एक्ट ने अदर जो कंपनीज थी ब्रिटेन की उनके लिए भी जो है चाइना में ट्रेड के दरवाजे खोल दिए, और टी में जो मोनोपोली थी इनकी ट्रेड की उसको भी खत्म कर दिया। तो ये ध्यान रखना आपने, दोनों एक्ट से रिलेटेड ये 2 चीज़ें जो है पूछी जाती हैं, कन्फ्यूज नहीं होना आपने। तो ध्यान रखना आपने ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इशू किया गया चार्टर एक्ट 1813 जिसमें जो है 1 लाख रुपीज़ जो सैंक्शन किए गए फॉर प्रमोटिंग वेस्टर्न साइंसेज इन इंडिया। बट बाद में देखिए इससे रिलेटेड जो है कंट्रोवर्सी जल्द ही उत्पन्न हो गई, और कुछ चाहते थे कि ये जो मनी है इसको स्पेंड करना चाहिए ऑन एडवर्टाइजिंग वेस्टर्न आइडियाज ओनली, लेकिन कुछ थे वो बोलते थे कि हमें जो है जोर देना चाहिए ट्रेडिशन इन लर्निंग के ऊपर भी। कुछ एक द्वारा रिकमेंड किया गया कि जो वर्नाकुलर जो लोकल जो लैंग्वेजेस है, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, लोकल जो भाषाएं हैं उनको जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो अपनाना चाहिए। और कुछ ने जो एडवोकेट किया कि इंग्लिश को बनाना चाहिए। तो चार्टर एक्ट 1813 को देखिए आप स्क्रीन पास करके पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए इंग्लैंड में क्या था कि जो इंटरेस्ट थे ये प्रेस कर रहे थे एंड टू द कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया, क्योंकि लेजी फेयर की जो स्पीड चली हुई थी। तो लेजी फेयर का मतलब होता है कि मार्केट उसको फ्री छोड़ दिया जाता है, मार्केट ही डिसाइड करती है कि क्या रेट होगा और गवर्नमेंट की इसमें इंटरफेरेंस नहीं होती है, मार्केट इंडिपेंडेंट वर्क करती है।
और कॉन्टिनेंटल सिस्टम नेपोलियन ने स्टार्ट किया था, जिससे यूरोपियन पोर्ट्स जो है क्लोज हो गए थे ब्रिटेन के लिए। तो 1813 एक्ट ने इन एग्रीवेंसेस को एड्रेस करने की कोशिश की थी। तो पहली चीज़ जो 1813 एक्ट ने की थी, कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया, इसको खत्म किया गया था। लेकिन कंपनी की जो मोनोपोली थी टू ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी, इसको बरकरार रखा था। और कंपनी शेयर होल्डर्स को जो है 10.5% का डिविडेंड ऑन द रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया देने की इसने बात की थी। और कंपनीज को बोला गया कि आप रिटेन कर सकते हैं पोजेशन ऑफ टेरिटरीज एंड रेवेन्यू फॉर 20 मोर ईयर्स इन द नेम ऑफ विदाउट एनी प्रेजुडिस टू द सॉवरेनिटी ऑफ द क्राउन। पावर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो उसको फर्दर बढ़ा दिया गया था। और इसके साथ 1 लाख रुपीज़ जो है सेट असाइड किए गए थे फॉर द रिवाइवल प्रमोशन इन इनकरेजमेंट ऑफ लिटरेचर लर्निंग साइंस अमंग द नेटिव्स ऑफ इंडिया एवरी ईयर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें जो है एक कदम था। इसके साथ साथ जो क्रिश्चियन जो मिशनरीज थी, इनको जो परमिट कर दिया गया कि वो इंडिया आ सकते हैं और अपने रिलीजन का जो प्रचार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई है अबाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ द वुड्स डिस्पैच। तो 1854 में ये चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था, एजुकेशन रिलेटेड ये चार्ल्स वुड डिस्पैच है। तो वुड डिस्पैच से की सिफारिशों से रिलेटेड ये प्रश्न दिया गया और इसमें आपने करेक्ट बताना है कि कौन कौन सी सिफारिशें जो दी गई हैं करेक्ट है। तो पहली है इसमें कि क्रिएशन ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, तो सार्वजनिक शिक्षण विभाग का निर्माण करने की इसमें बात कही गई थी। तो बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इसके में जो है सेटअप करने की इसमें सिफारिश की गई थी। दूसरी देखिए स्टेटमेंट है कंटिन्यूएशन ऑफ द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, तो जो अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत की निरंतरता को कंटिन्यू करने की इसमें बात कही गई थी। देखिए सेकंड स्टेटमेंट में गलत हो जाएगी। देखिए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ये थी कि ब्रिटिशर्स अपनी नीड के हिसाब से जो कुछ इलाइट जो पोर्शन है भारत का उसको एजुकेट करेंगे, उन्हीं को ही पढ़ाएंगे ताकि उनको क्लर्क के रूप में रख सकें या अपनी जरूरत को पूरा करने के रूप में रख सकें, हिसाब किताब के लिए रख सकें और अपने जो बिजनेस है भारत में उसको ईजिली कर सकें। और यही जो कुछ परसेंट जो लोग हैं जिनको ब्रिटिशर्स एजुकेट करेंगे, ये बाद में फिर जो कॉमन मासेस है उनको खुद ब खुद जो है ये जो है एजुकेट कर देंगे, उनमें उनको थोड़ी बहुत जो एजुकेशन जिसकी उनको जरूरत है वो उन तक पहुंचा देंगे। तो ये थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। भी पूरी की पूरी जो जनता है उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कुछ एक सेक्शन को एजुकेट करते हैं, वो नेचुरली आगे को औरों को भी एजुकेट कर देंगे, ये इसमें ऐसा माना था। तो जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है इसने डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की जो बात की थी। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी जो गलत हो जाएगी, तो जहाँ पर सेकंड है उसको हम काट सकते हैं। अब देखिए हमारे पास ए या बी ऑप्शन हमारे पास बच जाते हैं। तो थर्ड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन 3 प्रेसिडेंसी कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। तो बिल्कुल सही बात है, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में जो है विश्वविद्यालय स्थापना करने की जो इसमें बात कही गई थी। राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3 इसमें जो करेक्ट हो जाएंगे। तो हम जानना वुड डिस्पैच जो है फॉर द फर्स्ट टाइम रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन ईच ऑफ द 5 प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। और देखिए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को जो है इसने जो है डिस्कार्डेड किया था और इंपॉर्टेंस दी थी टू द प्राइमरी एजुकेशन वाज गिवन। एलिमेंट्री एजुकेशन वाज कंसिडर्ड टू बी अ फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। द डिस्पैच रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी इन द 3 प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। और यूनिवर्सिटीज को जो है मॉडल किया गया था आफ्टर द लंडन यूनिवर्सिटी, एंड दिस वर टू हैव अ सीनियर कंप्राइजिंग अ चांसलर, अ वाइस चांसलर एंड फेलोज हु वर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। और देखिए ब्रिटिशर्स के अंडर देखिए अब आप प्रोविंसेस की देखिए यहाँ पर बात चली हुई है जो प्रांत जो थे। तो देखिए ब्रिटिशर्स के अंडर कुछ एक प्रिंसली स्टेट्स होती थी जिनको जो है वहाँ के राजा रजवाड़े या प्रिंसेस जो है रूल करते थे। दूसरी होती थी इनके अंडर प्रोविंसेस, और प्रोविंसेस में कुछ एक चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस भी होते थे। तो प्रोविंसेस को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपने डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर के थ्रू जो है एडमिनिस्टर करती थी, और चीफ कमिश्नर प्रोविंस में चीफ कमिश्नर जो ब्रिटिशर्स जो है रखते थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो आया उसमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919-1935, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ने क्या किया, डायरकी शुरू की थी। इसमें जो प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स थे और जो फेडरल जो सब्जेक्ट्स थे अलग अलग किए गए थे। यानी कि जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी जो कि दिल्ली में बैठती थी, जिनका हेड जो आपका वाइसराय होता था, वो जो है फेडरल सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वर्क करेंगे, जिसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन जैसी चीज़ें रखी जाती थी। और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में जैसे लैंड एग्रीकल्चर जैसी चीज़ें रखी जाती थी, जिसमें भी 2 तरह के सब्जेक्ट होते थे, ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट, एक होते थे रिजर्व सब्जेक्ट। तो जो ट्रांसपोर्ट जो सब्जेक्ट थे वो जो इलेक्टेड जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो उनको रूल करते थे, जबकि जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ उनको जो रूल करते थे। तो ये ड्यूल गवर्नमेंट का सिस्टम यहाँ से चला था। 1935 में भी इसको जो इस तरह से जो है 1935 में 3 लिस्ट बना दी गई थी, जिसमें फेडरल लिस्ट थी, प्रोविंशियल लिस्ट थी और तीसरी कॉन्कॉर्ड लिस्ट जो है 1935 के आई थी। तो इस तरह से जो है प्रोविंसेस और प्रिंसिपल स्टेट्स जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहते थे। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है बोर्नो परिचय, इंट्रोडक्शन टू द लेटर
इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर। तो बोर्नो परिचय पत्र का परिचय निम्न में से किस सामाजिक सुधारक द्वारा जो है लिखा गया है। तो इसमें देखिए ए ऑप्शन है आपके पास ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी इज देवेंद्रनाथ टैगोर, सी इज राजा राममोहन रॉय और डी इज वासुदेव वल्लभ फाड़के। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है बोर्नो परिचय जो है लिखा गया है। और देखिए हम देखना 1820 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म जो है बंगाल में हुआ था, कोलकाता से ये बिलोंग करते थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर देखिए इनका नाम जो है हिंदू विडोरी मैरिज से रिलेटेड जो है लिया जाता है। इन्होंने काफ़ी अच्छा जो इसमें वर्क किया था। इसी कारण लॉर्ड डलहौजी के समय में जो है हिंदू विडोरी मैरिज एक्ट जो 1856 में जो पास हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको पर्सनली खुद ब खुद जो है ड्राफ्ट किया गया था। इसके साथ एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 इनके प्रयासों से पास हुआ था, जिसमें मिनिमम एज जो है मैरिज की 12 जो है कर दी गई थी। इसके साथ साथ एक न्यूज़पेपर था सोम प्रकाश पत्रिका, जो कि 1858 में जो है शुरू की गई थी भाई द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा। तो द्वारकानाथ जी को एडवाइस जो है सोम प्रकाश पत्रिका से रिलेटेड ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही दी थी। इस साथ आप देखना बहु विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका नोबल है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, बहु विवाह। और देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो ये फादर थे रविंद्रनाथ टैगोर के, और ये मेंबर भी रहे ब्रह्म समाज के। ब्रह्म समाज इनके द्वारा 1842 में ज्वाइन किया गया और ब्रह्म समाज 1828 में सेटअप किया गया था राजा राममोहन रॉय जी के द्वारा। एक नाम ध्यान रखना, ब्रह्मो रिलीजन जो है 1848 में देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा शुरू किया गया था। और देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर के 14 बच्चे थे, जिनमें से एक रविंद्रनाथ टैगोर थी, जिनके द्वारा नोबेल प्राइज भी जीता गया। और देखिए राजा राममोहन राय को जो है हम जनरली ब्रह्मो सभा या ब्रह्म समाज से जो है जानते हैं। तो इनके द्वारा जो है ब्रह्म समाज जो है 1828 में जो शुरू किया गया था। और देखिए राजा इनके साथ लगता है, तो राजा का टाइटल इनको जो है अकबर सेकंड के द्वारा दिया गया था। मुगल एम्परर अकबर सेकंड के द्वारा इनको जो है राजा का टाइटल जो है दिया गया था। और देखिए राजा राममोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसां जो है कंसिडर किया जाता है। और जो महत्वपूर्ण जो बुक्स हैं जो कि राजा राममोहन राय के द्वारा लिखी गई, इसमें है संवाद कामुड़ी, तुफत उल मुहम्मदीन, मीरत उल अकबर, ये महत्वपूर्ण इनकी बुक्स हैं। और हम देखना वासुदेव बलवंत फाड़के एक रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, और इनके द्वारा 1879 में जो है रामोसी पीजेंट फोर्स जो है सेटअप की गई थी महाराष्ट्र में, और बम्बई से ये संबंध रखते थे। और देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को टाइटल ओशियन ऑफ नॉलेज दिया गया था, क्योंकि इनके पास जो है वेस्ट नॉलेज था सेवरल सब्जेक्ट्स का। और पोइट माइकल मधुसूदन दूता के द्वारा जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में लिखा गया था, द जीनियस एंड विजडम ऑफ एन एंशिएंट सेज, द एनर्जी ऑफ एन इंग्लिश मैन एंड द हार्ट ऑफ अ बंगाली मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशल सर्विस लीग फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना में से किस व्यक्ति ने की थी। तो ये ऑप्शन है ए एम जी नांदे, बी इज केशव चंद्र सेन, सी इज गोपाल गणेश अग्रकर एंड डी वन इज नारायण मल्हर जोशी। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा सोशल सर्विस लीग जो है 1911 में जो है नारायण मल्हर जोशी जी के द्वारा जो शुरू की गई थी। तो नारायण मल्हर जोशी जो है फॉलोअर थे गोखले के, और इनके द्वारा सोशल सर्विस लीग जो है बॉम्बई में शुरू की गई थी 1911 में, और जिसका एम था टू सिक्योर फॉर द मासेस बेटर एंड रिजनेबल कंडीशन ऑफ लाइफ एंड वर्क। और इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए मैनी स्कूल्स, लाइब्रेरीज, रीडिंग रूम्स, डे नर्सेज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और इसके साथ इनकी एक्टिविटीज जो इंक्लूड करती थी पुलिस, कोर्ट, एजेंट्स वर्क, लीगल एड एंड एडवाइस टू द पुअर एंड इलिटरेट, एक्सकर्शन फॉर सम डेवलपर्स, फैसिलिटीज फॉर जिम्नेशिया एंड थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज, सैनिटरी वर्क्स, मेडिकल रिलीफ एंड बॉय क्लब्स एंड स्काउट कॉर्प्स। ठीक है, एम जी नांदे ये जो इनका पूरा नाम आपका महादेव गोविंद नांदे या राव बहादुर महादेव गोविंद नांदे था, और इनको न्यायमूर्ति नांदे बोला जाता है। और ये बॉम्बई हाई कोर्ट जो है महाराष्ट्र के वहाँ पर ये जज भी रहे थे। काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है, और ये एक इंडियन स्कॉलर हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, जज हैं, और इसके साथ ये लेखक भी हैं। और वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर जो है नांदे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इनका जन्म देखिए 1842 में 18 जनवरी 1842 में निपाड़ नासिक डिस्ट्रिक्ट बॉम्बे प्रेसिडेंट महाराष्ट्र में हुआ था, और देहांत भी इनका बॉम्बई में हुआ था 1901 में। इंदु प्रकाश न्यूज़पेपर के जो है एडिटर थे। एम जी नांदे के द्वारा जो है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो है शुरू की गई थी रघुनाथ राव के साथ, और इसका पहला सेशन 1887 में हुआ था। और इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्लेज मूवमेंट भी चलाई गई थी। और एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में नांदे के द्वारा जो है एम जी नांदे के द्वारा जो सेटअप की गई थी। नेक्स्ट अगर हम देखिए गोपाल गणेश अग्रकर की अगर बात करें, तो इनका संबंध भी जो आपका महाराष्ट्र से था, और इनका जो जन्म 1856 में टेम्बलू बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था, और इनका देहांत 1895 में पुणे बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में।
और थोड़ा सा और इनके बारे में ध्यान रखना, गोपाल गणेश अंगरकर जो है आपके को फाउंडर थे न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज के, और सेकंड प्रिंसिपल भी ये फर्ग्यूसन कॉलेज के रहे। और ये फर्स्ट एडिटर थे केसरी के। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो केसरी जो न्यूज़पेपर है इसके फर्स्ट एडिटर कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक मत करना वहाँ पर। केसरी जो न्यूज़पेपर जो कि मराठी लैंग्वेज में शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, इसके पहले एडिटर जो आपके गोपाल गणेश अग्रकर जी थे, और इनके द्वारा खुद एक न्यूज़पेपर चलाया गया था दैट इज सुधारक। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सुधारक, बहुत ही महत्वपूर्ण इनका न्यूज़पेपर है गोपाल गणेश अग्रकर जी का। और देखिए नारायण मल्हर जोशी के द्वारा जो है सोशल सर्विस लीग जो फाउंड की गई थी, और ये जो है महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। इनका जन्म जो है 5 जून 1879 को गोरीगांव कोलेबा डिस्ट्रिक्ट नाव रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था। इसके साथ साथ हम देखना नारायण मल्हर जोशी के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन 20 सितंबर 1922 को शुरू की गई थी, सहकारी मनोरंजन मंडल। सहकारी मनोरंजन मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी नारायण मल्हर जोशी जी के द्वारा जो शुरू की गई थी। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का या इस लेक्चर का बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग सेड इंडिया सेफ्टी एंड ब्रिटेन्स टू लाइज इन द ऑर्डरली एंड टाइमली ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया। तो निम्न में से किसने कहा था भारत की सुरक्षा और ब्रिटेन की भी भारत से ब्रिटिशों की व्यवस्थित और समय पर वापसी में निहित है। तो आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी महात्मा गांधी। तो देखिए जो वर्ड्स हैं ये महात्मा गांधी जी के ये वर्ड्स हैं। तो हम ध्यान रखना वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान जो है सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्करेजिंग हो गई थी। जापान आर्मी के द्वारा जो अटैक कर दिया गया था बर्मा के ऊपर, और ये जो आसाम की तरफ जो है आ रहे थे, बर्मा पुराना नाम आपके म्यांमार का। तो इस दौरान महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इंडिया की सेफ्टी एज वेल एज ब्रिटेन की लाइज करती थी ऑर्डरली एंड टाइमली ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया, सो दे डिसाइडेड टू लॉन्च अ मूवमेंट कॉल्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ से शुरू हुई थी। देखो जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। इनका जन्म जो है 14 नवंबर 1890 को जो है इलाहाबाद नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था उस दौरान ब्रिटिश इंडिया में, या प्रेजेंट डे यूपी में इनका जन्म हुआ था। ये पहले पीएम थे ब्रिटिश इंडिया के। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी भी इनको बोला जाता है। दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी या ऑटोबायोग्राफी या लेटर फ्रॉम फादर्स टू डॉटर, इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। एज वेल एज ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री भी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण जो है किताब है। देखिए सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें हम, तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को कटक बंगाल में जो है हुआ था, और इनकी डेथ जो है 18 अगस्त 1945 को 48 साल की उम्र में जो है ताइको जापानीज ताइवान या प्रेजेंट ताइवान में जो है उस दौरान हुई थी। देखिए सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी बोला जाता है, और नेताजी जो है जर्मन में जो है इनको इंडियन ऑफिशियल एज वेल एज जो इंडियन सोल्जर्स थे वहां पर उनके द्वारा नेताजी का टाइटल इनको दिया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक या ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भी इसको बोला जाता है। तो ये जो पार्टी है इसको सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1939 में जो फॉर्म किया गया था, महत्वपूर्ण है ये। और एक किताब है इंडियन स्ट्रगल। तो जो इंडियन स्ट्रगल ये जो बुक है ये भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है लिखी गई है। और देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म जो 31 अक्टूबर 1875 को नादियाद गुजरात में हुआ था, और 31 अक्टूबर को ही हम जो है नेशनल यूनिटी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ये पहले जो है डिप्टी पीएम थे हमारी कंट्री के। और वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है केवड़िया गुजरात में जो है इनका ये बनाया गया है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी को वन ऑफ द 8 वंडर्स ऑफ एससीओ में जो डाला गया है, महत्वपूर्ण जानकारी है ये भी। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है। मैं इसमें आपको एक डेप्थ एनालिसिस देने की कोशिश करता हूँ। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। ज़्यादा हमारे चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।